नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उस खौफनाक घटना की गहराई में जाएंगे, तह तक जाएंगे, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, हिला कर रख दिया है। आज मेरठ में हुए सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के अनुसार सौरभ की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई थी, दोनों हाथों में कलाई काट दी गई थी, दिल पर चाकू से गहरे वार किए गए थे और 3 निशान मिले हैं। इसके आरोप है कि जघन्य अपराध को सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर अंजाम दिया। हत्या के बाद शव को ड्रम में डाला गया, सीमेंट से भर दिया गया ताकि डेड बॉडी की दुर्गंध ना फैले। इसके बाद जो हुआ वो और ज्यादा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इसके बाद दोनों हिमाचल प्रदेश के कसौल में घूमने चले गए और उन्होंने खुद को पति पत्नी के रूप में वहां पेश किया। खैर, इस निर्मम हत्याकांड ने समाज को झकझोर कर तो रख ही दिया है और कई सवाल भी इस बीच खड़े हो रहे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम इस हत्याकांड से जुड़े हर पहलू पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और आज जवाब तो चाहिए में इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कई सवाल हैं, जैसे क्या वैवाहिक संबंधों में बढ़ती कटुता और अविश्वास ऐसे जघन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? सवाल एक यह भी, इस तरह की योजनाबद्ध हत्या में शामिल अपराधियों के लिए कानूनी प्रक्रिया कितनी सख्त और प्रभावी है हमारे देश में? एक और सवाल, क्या समाज में नैतिक मूल्यों में लगातार गिरावट की वजह से रिश्तों में इस प्रकार की क्रूरता दिखने लगी है क्या? एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि पुलिस और जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए क्या नई रणनीति अपनानी चाहिए? क्या हत्या के बाद सबूत छिपाने के तरीके ये दर्शाते हैं कि अपराधी न्याय व्यवस्था को धोखा देने में दिन पे दिन माहिर होते जा रहे हैं? एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल जिसे आप सब रिलेट करेंगे वो ये कि क्या सोशल मीडिया पर बढ़ती आजादी, बढ़ती स्वतंत्रता इस तरह के अपराधों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं क्या? ऐसे मामलों में समाज और सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? आज इस सवाल का भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आज इन्हीं सवालों का आधार बनाकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस मामले में मौजूदा अपडेट के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देखिए, कटी हुई सांस की नली, कान के नीचे 7 सेंटीमीटर का गहरा घाव और दिल पर बड़ी बेरहमी के साथ घोंपे गए चाकू के 3 निशान। मेरठ हत्याकांड में सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले ऐसे तमाम खुलासे हुए हैं जिन्हें देख शायद हैवानियत के फरिश्ते भी कांप उठे। सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रूरता और बर्बरता की वो सारी कहानियां बयां कर रही हैं जिसे छिपाने के लिए उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दरिंदगी का खिलौना खेल खेला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन के चारों ओर गहरे कट के निशान पाए गए, जिसमें दाएं और बाएं कान के नीचे जबड़े के दोनों और गर्दन के पास के कई गहरे घाव दिखाई दिए। सबसे भयावह तथ्य यह है कि गर्दन पूरी तरीके से धड़ से अलग की गई। दोनों हाथों में कलाई के पास से कट भी दिखाई दिए हैं। यही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल के पास गहरे जख्म के पूरे 3 निशान भी मिले, जिसका घाव पूरे 6 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर आकार का गहरा पाया गया। वहीं कान के नीचे का घाव पूरा 7 सेंटीमीटर गहरा मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र है कि सौरभ की बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, शरीर से पूरी तरीके से खाल उतर चुकी थी, गर्दन में जख्म था, सांस की नली कटी थी, छाती के साथ साथ दोनों हाथों पर भी चोट के कई निशान पाए गए। धारदार हथियार से शरीर पर वार करने से कई नसें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान काफी ज्यादा खून बहा। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों का दावा है कि सौरभ राजपूत की मौत का कारण चाकू के वार से हुए गहरे जख्म और अत्यधिक ब्लड का निकल जाना एक बहुत बड़ी वजह रही।
बताया तो ये भी गया कि अचानक अपने ऊपर होते इतने बर्बर हमलों को देख सौरभ गहरे सदमे में उस दौरान चला गया था, जिस शौक रूपी आग में गंभीर चोटों ने घी का काम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो ये चोटें इतनी गंभीर थी कि इनके चलते सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सौरभ की बेरहम पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर ड्रम, सीमेंट और पानी का वो घिनौना खेल खेला, जिसके बाद सौरभ के शरीर के कई टुकड़े किए गए, क्षत विक्षत कर दिया गया सब कुछ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सौरभ को पहले नशीला पदार्थ देकर उसे बेहोश किया गया, फिर 3 बार चाकू से सीधे दिल पर उसकी पत्नी ने वार किया। ज्यादा खून बहने और सदमे की वजह से सौरभ की मौत हुई। इसके बाद सौरभ की गर्दन बड़ी बेरहमी के साथ धड़ से अलग की गई, दोनों हाथ कलाई से काट दिए गए, पैरों के पीछे की ओर मोड़ दिया गया ताकि शरीर को एक ड्रम में डाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीज़न बताया गया है शोक एंड हैमरेज, और साथ ही उसमें बताया गया है कि चाकू से लेफ्ट साइड पर 3 बार वार किया गया था और गर्दन पर और हाथ की कलाई पर कटने के निशान थे, और दोनों ही जो हाथ की कलाई हैं और गर्दन है वो बॉडी से देखिए, जो सौरभ हत्याकांड है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसमें जो डॉक्टरों द्वारा अंकित किया गया, इसमें लेफ्ट चेस्ट पे निपल के नीचे इनको 3 वार इंसीज वुंड दिखाए गए हैं, साइज वुंड जो होते हैं चाकुओं से जो हुए हैं। और इसके अलावा जो गर्दन इन्होंने काटी थी, गर्दन पे इंजरीज दिखाई गई है, और रिस्ट, दोनों जो रिस्ट काटे गए थे उस पर इंजरीज है। जो मृत्यु का कारण बताया गया है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं, जो इसकी वजह से इनको शॉक एंड हेमरेज हुआ है, जिससे इनकी डेथ हुई है। जो बॉडी की कंडीशन थी 12 दिन पुरानी थी, जो नेचुरल टेंडेंसी बॉडी की डिके थी वो उसमें डॉक्टर ने शो किया है। जो कपड़े थे उनके वो सीमेंट से सूख गए थे, उसकी वजह से वो ख़राब हो गए, तो वो डॉक्टर ने उसमें। देखिए, 3 दिन पहले आए थे, आने वाले समय पे उन्होंने कहा था हमको साथ या पास वाली बैरक में रखा जाए, तो उनको बता दिया गया कि जेल में जो व्यवस्था है उसमें पुरुष और महिला बैरक का आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, बिल्कुल पृथक होती हैं, तो दोनों को पृथक रूप से रखा गया है, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ये जो भी कोई भी बंदी आता है उसको हम स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदी हैं, तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता, जो भी विड्रॉल सिम्टम्स। तो बेवफाई, दरिंदगी, बेरहमी, बर्बरता, इस प्रकार के जितने शब्द आप डिक्शनरी से खोज लीजिए, इस हत्याकांड को देखने के बाद इसकी व्याख्या करने के लिए ये शब्द कम पड़ जाएंगे। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं, उसके बाद में जघन्य हत्याकांड और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस प्रकार की मनोदशा उस महिला की दिखाई गई जिसने अपने पति की हत्या की, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी हैं। अरविंद जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर साक्षी गुप्ता, मनोवैज्ञानिक, कनेक्ट हो रही हैं। साक्षी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ पूनम मोत्यागी जी, सामाजिक कार्यकर्ता, क्योंकि समाज का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए इस प्रकार की खबरों को लेकर, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और साथ साथ में मनीष, हमारे संवाददाता जो है वो मेरठ से कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले सभी का स्वागत एक बार फिर से। उसके बाद में मनीष, सबसे पहले मैं आपसे अपडेट लूंगा, किस प्रकार से इस पूरे मामले की जांच चल रही है और अब तक क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये बताने के लिए काफी है कि बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। बिल्कुल। देखिए आशीष, कि पुलिस जो है बड़ी गंभीरता से मेरठ में ही देश के अंदर ये अपने आप में बहुत बड़ा जो कांड हुआ है। और आज जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से उसकी हत्या की गई सौरभ की, उसके जो है दिल पर वार किया गया, उसकी हथेलियां काट दी गई, उसकी गर्दन काट दी गई। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से भी लगातार हमारी बात हो रही है, जेल अधीक्षक से भी हमने बात की थी आज, और जो है एसपी सिटी से भी हमने बात की है। पुलिस का भी कहना अभी ये है कि इसमें अभी कई और राज खुलने बाकी हैं, क्योंकि जिस मेडिकल स्टोर से जो इन्होंने नशे का इंजेक्शन लिया था, वहां पर भी आज जो है ड्रग इंस्पेक्टर वहां पहुंचे हैं। उन्होंने उस जो है स्टोर की जो है लाइसेंस भी उसका रद्द करने की अभी बात चल रही है, क्योंकि इन लोगों ने उस स्टोर वाले से जो है केवल एक अपने कागज पर जो है नशे का वो इंजेक्शन की दवाई लिखी और उसके बाद जो है उसको वहां उसको दिखा दिया और उसके बाद उन्होंने दे दी। क्योंकि जबकि नशे की कोई भी दवाई हो या फिर कोई इंजेक्शन हो, इस तरह का अगर कोई भी आपको कोई मेडिसिन चाहिए तो उसमें डॉक्टर जो है
सर्च करते हैं, और डॉक्टर के बिना परमिशन के किसी भी स्टोर वाले को वो देने की अनुमति नहीं है। लेकिन फिर भी जो है स्टोर वालों ने दे दिया है। फिलहाल ड्रग इंस्पेक्टर वहां पहुंचे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि हम लोग भी अभी गंभीरता से जांच कर रहे हैं कि ये लोग वो दवाई कहां से लिख कर लाए थे, और उसके बाद अगर स्टोर वाले की भी उसमें कमी पाई जाती है तो उसको भी जो है सील किया जाएगा। फिलहाल जो है पुलिस की एक टीम की अगर हम बात करें तो वो टीम जो है हिमाचल भी गई हुई है। वहां से भी बहुत सारे अभी जो है एविडेंस इकट्ठा किए जाने बाकी हैं, क्योंकि ये जो हत्याकांड हुआ है इसके पीछे कई राज अभी दबे हुए हैं। कल हमारी एक पंडित से उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि जो साहिल था, साहिल के घर की दीवार पर जो टैटू बना हुआ था वो एक जो है बलि का आधार बताया गया कि उसमें जो है कि उसमें ऊपर की तरफ जो निशान है वो मुर्गे के कान है, और नीचे की तरफ वो उसकी गर्दन है, और उसमें नीचे कीले लगाई गई है। ये अनुमान जो है जो पुजारी हैं उनसे भी, विशेषज्ञ जो पुजारी हैं, हमने उनसे भी कल बात की थी, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है ये हत्या की जो साजिश की गई है, इसमें कहीं ना कहीं जादू टोने का जो प्रकरण है वो भी कहीं ठीक है। मतलब जरूर अब तक मनीष जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें एक चीज स्पष्ट हो गई है कि आखिर किस निर्मम तरीके से बर्बरतापूर्ण हत्या की गई और डेड बॉडी को उस ड्रम में ठूसने की कोशिश की गई, फिर उसके टुकड़े कर दिए गए, जो है सीने में 3 बार चाकू मारा गया, जो गर्दन था वो धड़ से अलग किया गया, जो हाथ की कलाइयां वो काट दी गई। ये तमाम चीजें हुई उस दिन। इसके बारे में सुनकर भी रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मनीष, आपने तमाम जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन हमारे साथ बहुत मेहमान भी कनेक्ट है, अब हम उनसे चर्चा करेंगे इस विषय पर, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। समझने वाली बात हो जाती है कि आखिर किस प्रकार से एक पत्नी अपने पति की हत्या इस आसानी से कर देती है। वो पति जो सरप्राइज देने के लिए, उसका बर्थडे मनाने के लिए ऑल द वे लंदन से यहां आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि उसके यहां आने के बाद उसकी हत्या हो जाएगी। पूरी पटकथा जो है वो लिखी जा चुकी है, स्क्रिप्ट जो है वो लिखकर तैयार थी। अपने प्रेमी के साथ मिलकर मुस्कान ने पूरी हत्या की साजिश रची हुई थी। जिस प्रकार से उसके शराब में नशीला पदार्थ मिलाया गया, वो सो जाता, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती, उसके बाद में शव के टुकड़े कर दिए जाते, छत विक्षत अवस्था में सीमेंट के अंदर वो शव मिलता है, और जाम अवस्था में इसलिए सीमेंट में डाला जाता है ताकि उसकी दुर्गंध वो ना फैले। और बड़े ही आराम से ये लोग पहुंच जाते हैं शिमला कसौल घूमने के लिए, और बड़े ही आराम से ये लोग छुट्टियां मनाते हैं। वो जब जाके अपनी मां को बताती है तब ये सारी चीजें वो सामने आती हैं। लेकिन हमारे साथ तमाम मेहमान दिख रहे हैं स्क्रीन पर, उनसे हम बातचीत बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। बरकत रेहान जी भी हमारे साथ कनेक्ट थे, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। पूनम मोत्यागी जी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ अरविंद जैन जी हैं। सबसे पहले मैं अरविंद जैन जी आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। सर, ये जो हत्याकांड हुआ, बतौर एक पुलिस ऑफिसर आप किस प्रकार से इसे देखते हैं? सवाल मेरा यह है कि क्या हत्या के बाद सबूत छिपाने के जो नए नए तरीके आ रहे हैं, ये दर्शाते हैं क्या सर कि अपराधी अब न्याय व्यवस्था को धोखा देने में दिन पे दिन माहिर होते जा रहे हैं? देखिए, अपराध जितने भी शास्त्र हो जी, अपराध अवश्य अलग अलग तरीके हो सकते हैं जी। यानी उन्होंने कहां से सीखा कि एक ड्रम मंगा के और उसमें गीले सीमेंट के अंदर बॉडी पार्ट्स को डाला, सील कर दिया। एक प्रयास था कि दुर्गंध ना आए, डिटेक्ट ना हो, और जैसा कि सभी जघन्य अपराधों में होता है जी, ये भी खुला है, सही खुला है। कड़ी कार्रवाई मेरठ पुलिस के द्वारा की जा रही है जी। साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं जिससे कि एक वाटर टाइट केस इनके खिलाफ बन सके, और इनको जो है कम से कम फांसी की सजा। माहौल ऐसा है कि सब चाहते हैं कि ऐसे कपल को, इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से विभत्स तरीके से हस्बैंड की हत्या की है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो इसमें मैं समझता हूं कि एक आध महीने के अंदर अंदर इसमें चार्जशीट कोर्ट भेज दी जाएगी पुलिस के द्वारा। अगर शीघ्र इसमें एविडेंस रिकॉर्ड करा दिया गया और प्रॉपर तरीके से हुआ, मैं समझता हूं इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ट्रीट करके। और नहीं, आवश्यकता भी है सर, अरविंद सर, इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर ये लोग बच गए,
कानून से कबड्डी खेलकर, तो ऐसे ना जाने कितने और मुस्कान, ना जाने कितने ऐसे और सौरभ जो हैं जिनकी हत्या कर दी जाएगी, ना जाने कितने ऐसे और साहिल निकलेंगे। जरूरत है कि जिस प्रकार से कानून अपना काम कर रहा है, मजबूती के साथ इसमें जो है वो और काम हो और इन लोगों को फांसी की सजा मिले, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं, क्योंकि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही है, जैसा कि आपने कहा। अब बने रहिएगा सर, इसके सामाजिक दृष्टिकोण क्या है वो भी समझ लेते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, बरखा त्रेहान जी दिखाई दे रही है। बरखा त्रेहान जी, स्वागत है आपका। बरखा त्रेहान जी, आप किस प्रकार से इसे देखेंगे? अब ये जब चीजें सामने आ गई हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई, वजह क्या लगती है? क्योंकि ये सवाल मेरा रहेगा आपसे कि क्या समाज में नैतिक मूल्यों में लगातार गिरावट की वजह से रिश्तों में इस तरह की क्रूरता दिख रही है क्या आजकल? बरखा जी। देखिए, कल ही मैं मेरठ से वापस आई हूँ जी। चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो सौरभ की फैमिली हो, चाहे वो लड़की की जो कातिल है मुस्कान, उसकी फैमिली हो, चाहे क्राइम सीन हो, सारी जगहों को विजिट करके आई। छोटी बच्ची से भी मिल करके आई हूँ जो सौरभ और मुस्कान की बिटिया है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं, ना तो ये पहला केस है और ना ही आखिरी केस है। पुरुष लाखों की संख्या में मर रहे हैं, लाखों। जितने रोड एक्सीडेंट में नहीं मरते, उससे भी कहीं ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं या उनकी हत्या हो रही है। चाहे वो आत्महत्या का मामला ले लीजिए, उसको भी मैं मर्डर ही कहती हूँ, क्योंकि वो अबेटमेंट टू सुसाइड होता है। आप प्रोवोक करते हो, आप इतना ज्यादा प्रताड़ित कर देते हो, आप पुरुष को, जो आपका पति है, उसको मजबूर कर देते हो कि वो मर जाए। जब उसे बार बार आप गालियां देते हो, बार बार उसके माँ बाप को जेलों में डालने की बात करते हो। और मैं ये सब जो मेरे साथ केसेस आते हैं मेरे पास, वो लाखों की संख्या में है। और मैं पुरुष आयोग की प्रेसिडेंट हूँ, और इसी वजह से बहुत सारे लड़के और उनकी फैमिलीज मुझे रीच आउट करती हैं और अपनी अपनी बातें बताती हैं। जब मैं मेरठ गई थी तो सबसे पहला सवाल मेरा उन सौरभ की माँ से ये था कि हम यहाँ पे आए हैं, वो चिंता, बहुत बड़ी चिंता है पुरुषों की, वो हमें खींच के आपके पास लेके आइए, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो छोटी बिटिया है 6 साल की, वो कहाँ है? कहीं उसके तो नहीं टुकड़े कट गए? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि महिलाएं जब पिता को विजिटिंग राइट्स मिल जाती है तो उस बच्चे को, अपने अभी देखा था थोड़े दिन पहले गोवा में ले जाकर के बच्ची को काट दिया, अभी कुछ दिन पहले ही छत से बच्चे को फेंक दिया गया था, कोई सीढ़ियों से रोल कर दे रहा बच्चे को, कोई माइक्रो में घुमा करके। मतलब तैश और गुस्से में आके पत्नियां ऐसा काम कर रही है, वो माँ जिसको कोर्ट भी बच्चा देता है। तो ये क्रूरता इतनी ज्यादा बढ़ गई है, चाहे वो पत्नी की तरफ से हो। ठीक है, मैं बरखा जी आऊंगा, इस पर और विस्तार से हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपका जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा मौजूदा परिदृश्य में। लेकिन जिस मनोदशा की बात की आपने, वो हम अब समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साक्षी गुप्ता, मनोवैज्ञानिक, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साक्षी गुप्ता, आप जब इस प्रकार के मामले देखती हैं तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा कि इस प्रकार की महिलाओं की मनोदशा क्या रहती होगी जब वो इतने बड़े बड़े प्लान कर लेती हैं और इतने बड़े बड़े कांड कर गुजरती हैं। देखिए, मैं इस चीज को बहुत क्लियरली, मैं अभी न्यूज के बारे में यही देख रही थी। एसपी सिटी मेरठ में जो आयुष विक्रम जी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पे न्यूज चैनल पे बताई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 2019 से ही बरखा, इसका मुस्कान का अफेयर स्टार्ट हो गया था उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और 2021 में सौरभ ने जो है तलाक, डिवोर्स फाइल करने की कोशिश की थी, लेकिन फैमिली प्रेशर में आकर उसने उसको रिवर्ट कर लिया। यानी कि पहले से ही ऐसा नहीं है कि एक दिन की ये साजिश रही होगी, नहीं मैडम, रही होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मैडम। 16 में शादी हुई थी और शादी से पहले से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े थे, बहुत अब्यूसिव थी। वहां पे घर वालों के, पूरी गली से मिलके आई हूँ, वहां बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। और सौरभ ने डिवोर्स फाइल किया हुआ है। उसको कहा गया था कि ना डाइवोर्स दूंगी ना बच्ची दूंगी। सौरभ ने कहा था मुझे सिर्फ बच्ची चाहिए। आपको जिसके साथ 2-3 बार घर से भाग गई थी। एक बात तो समझ में आई है बरखा जी, एक चीज तो समझ में आई, चूंकि आप जब मिलकर आए तो ये चीजें आप स्पष्ट हुई हैं कि ये चीजें कोई एक दिन में नहीं हुई, ये बहुत दिन से सब चलता आ रहा था। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साक्षी गुप्ता आप अपनी बात प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। कि क्योंकि ये एक दिन की तो साजिश नहीं कह सकती, डेफिनेटली उसकी जो मनोदशा थी वो उसके साथ ना रहने की और उसको तंग करने की रही होगी। और ऐसा नहीं है कि उसने एक रात में ही सेलिब्रेशन किया और उसी दिन कुछ डिसाइड किया, पहले से कुछ प्लानिंग रही होगी। और जिस तरह से ये डीजीपी सर ने भी बताया, अरविंद सर ने, कि सच में इस तरह से कोई सोच भी नहीं सकता कि काट कर
सीमेंट डाल दिया जाए ताकि स्मेल ना आए, यानी कि बहुत अच्छे से प्लानिंग की है, तो उसकी मनोदशा डेफिनेटली साथ में रहने की तो नहीं है, उसको तंग करने की है। नहीं, ये चूंकि चूंकि एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ये जब हम सोचते हैं तो हम सोच के भी डर लगता है कि जिसके साथ आपकी शादी हुई है, जिससे आपका एक बच्चा है, उस व्यक्ति की आप छाती पर 3 बार चाकू मारते हो, उसका सिर जो है धड़ से अलग कर देते हो, दोनों कलाइयां काट देते हो, पैर की जो है एड़ियां वो काट देते हो, इस प्रकार की चीजें सामने आ रही है। मतलब ये जो मनोदशा इस लेवल पे कैसे पहुंच जाती है किसी की, जरा ये समझाइए आप अपने चश्मे से। मैं चाहूंगा कि मैं आपके चश्मे से देखूं, समझ में आए कि इस प्रकार के स्तर पर लोग कैसे पहुंच जाते हैं कि ये सारी चीजें करने को मजबूर हो जाते हैं। हत्या कर दी, लेकिन इस तरीके से जिसके साथ आप रहे हो, जिससे आपका बच्चा है, मतलब हाउ कैन यू डू दिस? तो ये डेफिनेटली एक मानसिक अवस्था उसकी ठीक नहीं रही, जैसा कि दिखता है। उसने, कहते हैं लव मैरिज भी थी, जैसे हम केस देखते आ रहे हैं, लड़ते झगड़ते उन्होंने शादी की, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके उसको कंफर्ट करने के लिए वो अलग से रह भी रहा था। तो कहीं ना कहीं दुश्मन नेचर तो रहा नहीं होगा मुस्कान का, इसलिए पेरेंट्स से अलग उसको रहना पड़ा, अदरवाइज वो वहां सेटल होके रहती। दूसरा ये भी, जैसे अगर आप इसी को देखें, डेफिनेटली अगर इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो बहुत लंबी बात कर सकते हैं। शॉर्ट में मैं यही बोलूंगी कि जैसे उसने छाती पे जहाँ दिल है होता है वहां 3 बार वार किया, यानी कि वो उसको इस कदर उसके अंदर उसको लेकर इतनी नफरत थी कि वो मेरे को मेरी जिंदगी ठीक से नहीं जीने दे रहा है, या जो भी उसका कॉन्वर्सेशन रहा होगा देखिए अपने किस पति प्रकार से। का प्लान था कि मैं मार दूंगी, मार कर जो है उसको सीमेंट में जो है वो कर दूंगी, उसके बाद में ये बोल दूंगी लोगों से कि वापस लंदन चला गया, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये इस प्रकार की साजिश जो है वो रची गई, अपने आप में हैरान कर देने वाला हो जाता है। चाकू इतना ज्यादा गहरा मारा गया कि उसके दिल फट चुका था अंदर से। ये जो हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बर्बरता की सारी हदें यहाँ पार कर दी गई। लेकिन हमारे साथ पूनम जी भी हैं। पूनम जी, क्या यह माना जाए कि सोशल मीडिया पर बढ़ती स्वतंत्रता इस तरह के अपराधों को बढ़ावा आजकल ज्यादा दे रही है? पूनम जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कहते हैं ना कि औरत तो ममता का रूप होती है, लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष पक्ष के साथ में हो रही है। आज एक मतलब कोई एक घटना होती है, अतुल सुभाष वाली घटना हुई, उसके बाद में सेम ऐसी ना जाने अनंत मतलब काफी सारी घटनाएं ऐसी हुई थी। और आजकल जब से इसने ये सौरभ वाला हत्याकांड किया है, इसने बर्बरता की सारी हदें पार की हैं। कोई बोरे में लाश दिखा रहा है, किसी ने अपने पति के ऊपर पेट्रोल डाल के कर दिया, मतलब ये ट्रेंड सा चल जाता है। ये कोई समझ में नहीं आ रहा कि मतलब महिलाओं को होता क्या जा रहा है, औरतों को होता क्या जा रहा है। यदि आप किसी संबंध में खुश नहीं हो, सौरभ ने तलाक फाइल कर रखा था, डिवोर्स के लिए उसने केस डाला हुआ था, तो सिंपल सी बात है कि भाई उसको डिवोर्स दे देना चाहिए था यदि आप किसी दूसरे के साथ में खुश अच्छा, हो। मतलब एक ये भी पहलू है पूनम जी कि क्या कि किसी मामले को जबरदस्ती, मतलब जब कोई चीज बोझ बनती जा रही है उसको खींचते रहना, लेट इट बी ने जान ले ली। मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी पहले, लेकिन इस बंदी को, मुस्कान जो जिसने ये इतनी निर्ममता पूर्वक हत्या की है सौरभ की, जिसका दिमाग देखो कितना मतलब शार्प है कि उसने कितने मतलब दिमाग से खेल खेला, हत्या करी, सीमेंट में ड्रम में उसको कर दिया और न्यू वापस लंदन चला गया, ऐसा मैं बोल दूंगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए इससे यही लगता है कि वो बेहद ही लालची किस्म की लड़की औरत रही है वो, क्योंकि उसे क्या चाहिए था, उसको सौरभ से पैसा भी चाहिए था। साहिल तो मुझे लगता नहीं कि साहिल का कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड था अच्छा, या साहिल उसको कुछ दे पाता, उसकी नीड्स जो भी उसकी नीड्स थी उनको फुलफिल कर पाता। साहिल इन सब चीजों में सक्षम नहीं था। तो मैं यही कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि थोड़ा सक्षम बनो, सशक्त बनो, किसी के घर को ना उजाड़ो। मतलब ये चीज समझने वाली बात हो जाती है जब आपने पैसे की बात की मैम, तो ये भी एक यहाँ पर हाईलाइट करना जरूरी हो जाता है कि जानकारियां तो ये भी मिली हैं कि लंदन से वो अपना परिवार पालने के लिए पैसा भेजता था और उस पैसे का इस्तेमाल करके ये लोग सट्टा खेलते थे, ये लोग नशे के सामान खरीदते थे, मतलब इस प्रकार की चीजें यहाँ चल रही थी। अब आप समझ सकते, बिल्कुल फुल अयाशी करते थे। और अंदाजा तो इस बात से भी पूनम जी लगाया जा सकता है कि हत्या के तुरंत बाद ये लोग शिमला और कसौल पता नहीं कहां हनीमून मनाने चले गए और वहां पर जाकर उसने अपना पति बताया इसको। ये सारी चीजें जो वहां पर टीमें गई हैं, पूछताछ हो रही, तब पता चल रहा है कि उन्होंने पति बता के कमरा लिया और ये सारी चीजें जो हैं वो यहां से सामने आई। लेकिन इन सब चीजों पर अगर हम प्रकाश डालें तो ये चरणबद्ध चीजें हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अरविंद सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा
क्योंकि ये सारी चीजें जब निकल कर सामने आती हैं तो हम सोचते हैं कि ये पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की चीजें, पिछले कुछ वर्षों में चीजें ज्यादा दिखाई दी हैं। क्या ये कहना सही होगा या पहले भी इस प्रकार की चीजें होती रही हैं? एक चीज ये। दूसरी चीज ये सर समझना मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपने लंबे समय तक एज एन पुलिस ऑफिसर काम किया, आपने तमाम चीजों को बेहतर तरीके से देखा होगा और ना जाने इतने कितने केसेस भी आपने देखोगे। इस तरह की योजनाबद्ध हत्या में शामिल अपराधियों के लिए क्या कानूनी प्रक्रिया सख्त और प्रभावी है क्या हमारे देश में? यह भी जरा समझाइए दर्शकों को। कोई जोर नहीं है, कानूनी प्रक्रिया में कहीं कोई कमी नहीं है। है कि न्याय मिलता बहुत देर से है हमारे देश में। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। ये भी जो है अगर लंबे समय तक खिंचता रहा, मुझे उम्मीद नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा। जो मुल्जिम पक्ष है इनकी इतनी मुझे हैसियत नहीं लगती है, क्योंकि इनको ना वकील मिल रहे हैं, सरकारी वकील की डिमांड कर रहे हैं। सौरभ ने साहिल ने तो कोई वकील अभी तक मांगा भी नहीं है। जो भी हो, पर यह है कि कानूनों में कहीं से कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारी इच्छा शक्ति की है, कमी है तो कोर्ट्स में एक इनऑर्डिनेट डिले की है, घिसटते रहते हैं। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पुलिस और जांच एजेंसियों को क्या ऐसे मामलों से निपटने के लिए क्या कुछ नई रणनीतियां अपनानी चाहिए? ये भी जरा एक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये मामले पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़े हैं। फिल्में देखकर हत्याएं हो रही हैं, बाकायदा ये हम जो वेब सीरीज वगैरह देखते हैं, इससे अब कोई तो ये बता रहा था कि हसीन दिलरुबा नाम की फिल्म आई थी, उसको देखकर उन्होंने ये पूरी प्लानिंग की थी कुछ इस प्रकार से हम हत्या कर देंगे उसकी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इन सब के लिए ट्रेंड है पुलिस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। साइबर क्राइम्स वगैरह हैं जिनमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो सब उसके लिए अभी ट्रेंड नहीं है। जो मर्डर के केस हैं ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो बिल्कुल ठोस चार्जशीट लगेगी, तथ्यों के साथ लगेगी, और काट करना भी मुल्जिमों के लिए बड़ा मुश्किल है। सब लेने की कोशिश करेंगे कि मेंटली स्टेबल नहीं थे, आदी थे और ड्रग्स के उसमें इन्होंने ऐसा कर दिया, हालांकि होना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से पूरी प्लानिंग करके हत्या की गई है उससे लगता है कि पूरे होशो हवास में उन्होंने क्राइम किया है, और इसमें बहुत जल्दी मेरा मानना है कि चार्जशीट न्यायालय प्रेषित की जाएगी। और इसमें ऐसे मामलों में क्या सर आप कोई ऐसा अपील समाज से करना चाहेंगे अरविंद सर, कि जब इस प्रकार की कोई गतिविधियां संदिग्ध नजर आए आसपास तो इसको लेकर पुलिस को जो है या डिस्कशन बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि लोगों को पता चलता है, देखते हैं हम आसपास क्या कुछ संदिग्ध नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप से मतलब, हमें उनसे क्या मतलब, इस प्रकार की विचारधारा की वजह से किसी की हत्या हो जाती है और इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। अरविंद सर देखिए, कोई कॉग्निजेबल अपराध हो जाए जी, संज्ञेय अपराध हो जाए तो सूचना देना तो पड़ोसियों का फर्ज बनता है। मात्र शक के आधार पर कोई भी इस टाइप की रिपोर्टिंग पुलिस को नहीं कर सकता है, ना वो प्रूव कर पाएगा। इस प्रकार की कोई उनको संभावना लगती है कि यहाँ पर कोई मर्डर हो सकता है या यहाँ पर कोई घटना घटित हो सकती है, इस बार पब्लिक बताती भी है, और आपने तो इस केस में देखा कि मुस्कान की फैमिली ने इसको कंडेम किया है और फांसी की मांग की है। खुशी हुई इस बात से। सौरभ के पेरेंट्स और जितने फैमिली मेंबर्स हैं नेचुरली इस समय बहुत सदमे में होंगे, क्योंकि खुद नहीं चाहते थे कि इस महिला के साथ वो रहे और इसके साथ वो शादी करे, और वो झांसे में आ गया। बताते सीधा वहां से एक चीज ये भी अरविंद सर की एक गलत निर्णय, एक गलत फैसला क्या कर सकता है, वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में हमको यहां दिखाई दे रहा है। इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें, चीज़ों को समझ कर करें, वरना क्या से क्या हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा, किस प्रकार से आप फंस जाएंगे। और जो ये कांड हुआ, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन सोच समझ कर, समय लेकर हर चीज़ करें। कोई भी इम्पल्सिव काम नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ फटाफट या इस प्रकार के निर्णय नहीं हो। तो मेरठ में हुआ हत्याकांड पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। वजह साफ है कि बेरहमी, बेवफाई और बर्बरता की सारी हदें एक लड़की ने पार कर दी। अपने पति की निर्मम हत्या की
और अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तब पता चल रहा है, जब हम महसूस कर पा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उसकी हत्या यहाँ पर की गई। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से कि ऐसे मामलों में समाज और सरकार की यहाँ से क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए थी, ताकि इस प्रकार की चीजें वो दिखाई ना दें। बरखा रेहान जी। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बरखा जी, आपकी आवाज आ रही है जी। आपने क्या सवाल पूछा, मुझे नहीं पता। सवाल बरखा जी बड़ा साधारण सा सवाल, वही कि ऐसे मामलों में समाज और सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि मैं बहुत अरसे से इस पूरे मुद्दे पे काम कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई चीजें झूठ चली जाती है, कई चीज गलत इंफॉर्मेशन चली जाती है, तो सही इंफॉर्मेशन मैं तो कम से कम ये मेक श्योर करती हूँ कि सही इंफॉर्मेशन जाए। कानून नहीं है, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है इस देश में, और पुरुषों को अगर कानून होता तो कोई पुरुषों को शौक नहीं है मरने का, खुशी नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं होती। किसी के 28-29 साल के लड़के को मरने का शौक नहीं होता। जैसे मानव शर्मा मर गया जो अभी आगरा में, वो भी 29 साल का था, वो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है, वो भी एक तरीके से मर्डर। यहाँ हत्या हो गई, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया, और जिसकी जो योजना है वो कई सालों से बन रही थी। लड़की कई बार भागी है, इसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हैं। इसके माता पिता ने जो ये बात कही है कि सौरभ हमारा बेटा था और हमारी बेटी बहुत गलत थी, शुरू से हमारी बेटी बहुत गलत थी, तो ये माता पिता शुरू से अपनी बेटी को क्यों नहीं समझा रहे थे और एक गलत बेटी का साथ क्यों दे रहे थे? अगर वो शुरू में ही, जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं, जो हमारी जिम्मेवारी होती है, वो माता पिता की भी जिम्मेवारी होती है, वो भाई बहनों की भी जिम्मेवारी होती है, वो सबकी जिम्मेवारी होती है। कोई ऐसा नहीं है कि एक हत्या होने के बाद हम इस बात को करें, लेकिन इतने बड़े प्रकरण में वो माता पिता जब उस परिवार के साथ लड़ने झगड़ने आते थे, उनको गालियां देते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, तब उनकी भी उतनी ही गलती थी। तो हमें ये चिन्हित करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अकाउंटेबिलिटी सबकी है, सरकार की, मीडिया की, सोशल एक्टिविस्ट, जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में, पुलिस की, कोर्ट कचहरी, सबको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। सबसे पहले एक तो सेलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है ये एक बहुत बर्बरता भरा है तो इसलिए हम डिस्कस कर ले। मैं आपको ऐसे केसेस बता सकती हूँ जहां एसिड अटैक हुआ, लड़का मर गया। अब एसिड अटैक पे लड़की को अगर जीवित भी है, वो हॉस्पिटल में भी चली गई, तो प्रलय सी आ जाती। मैं ये कह रही हूँ आनी भी चाहिए, और सब लोग कैंडल मार्च के लिए निकल जाते हैं, टीवी डिबेट चालू हो जाते हैं, लेकिन वहां लड़का मर भी जाता है, हम कभी बात नहीं करते। रही बात इस केस की, आपको बता दूं कि मेरठ की जो पुलिस है वो कह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को डालेंगे, जल्द से जल्द इसके ऊपर काम हो रहा है और बहुत अच्छे से पुलिस काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं खुद उनसे 1 घंटा बात करके आई हूँ, लेकिन मेरा एक पुलिस वालों से भी प्रश्न है जो कि मैंने उनसे भी पूछा है। सिर्फ इसमें 2 लोगों ने कन्फेस किया है, वो है जिस लड़की ने अपराध किया है, जो सौरभ की पत्नी है, और दूसरा है लड़का साहिल। मुस्कान और साहिल के कन्फेशन के बाद अब कन्फेशन से कई बार पलट जाते हैं। अभी और बहुत इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक जांच और बहुत सारी जांचें, सब तरफ टीम्स गई हुई है, शिमला वो कसौल भी गई हुई है टीम, हर तरफ से हो रहा है। लेकिन कल को ये लड़की ये कहती है कि जी मुझे तो मेरे बॉयफ्रेंड ने डराया धमकाया था और उसने मजबूर किया था, और ये लड़की छूट जाती है। नहीं, अभी अरविंद जी बता रहे हैं, नहीं अभी हमारी जब अरविंद जी से बात हुई तो अरविंद जी अभी आपने सुना, अभी वो कह रहे हैं कि हमारे कानून जो है वो बहुत सक्षम है और हमारी जो न्याय प्रक्रिया है वो बहुत सक्षम है। हम इसको जो है रेयर ऑफ द रेयरिस्ट में मानकर इसको फांसी की तख्त पर लेके जाने की कोशिश करेंगे। खैर कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन मैम समाज के दृष्टिकोण से भी सक्षम नहीं है। हाँ, कानून लड़कों के लिए सक्षम नहीं है। अगर लड़कों के लिए सक्षम होता तो आज अरविंद जी क्या ये कहना यहाँ पर सही होगा इस मंच पर कि कानून लड़कों के लिए उस लेवल पर नहीं है? क्योंकि ये वाकई चीज ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि महिलाओं की सुनवाई ज्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। अगर मेरे वैवाहिक जीवन में कोई चीज़ होती है, अगर मैं पुलिस के सामने लेकर जाता हूँ, कहता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ें बन रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए या क्या चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो उनको नहीं सुना जाता है। क्या ये बहुत बड़ा कारण है सर कि इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं और लड़के जो है झेलते यहाँ तक पहुँच जाते हैं? देखिए ऐसा है, ये मर्डर का केस है जी। मर्डर के केस में सब पूरा प्रोटेक्शन है, सारे प्राविधान है जी। हम कर रहे हैं या जिसका हिंट बरखा जी कर रही हैं, केसेस हैं जिनमें कि डोमेस्टिक वायलेंस के कुछ पुरुष शिकार हैं कि
लड़की के या लड़की के घर वालों की तरफ से या एक्सटॉर्शन हो रहा है, उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है, पैसे की डिमांड की जा रही है और तरह तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, उसमें जो है सुनवाई कम होती है पुरुष वर्ग की, क्योंकि माना जाता है, पुलिस कहती है कि कहाँ आप चक्कर में पड़ रहे हैं, अपना किसी तरीके से अपने मामले को निपटाइए, कहाँ इसमें पुलिस इसमें क्या करेगी, क्योंकि इनको लेकर कोई तय कानून नहीं। जो पुरुष वर्ग है उनको किसी प्रकार का वो संरक्षण मिल सके जो कि महिलाओं के लिए प्राविधान है। ये आवश्यकता है। देखिए, कानून जो बनते हैं समाज की मांग पे बनते हैं। जब धीरे धीरे इस प्रकार की घटनाएं बढ़ेंगी और समाज में महसूस किया जाएगा कि ये प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए, तो ये भी मिल जाएगा। मतलब अब ऐसा लगने लगा है सर, अब ऐसी आवश्यकता लगने लगी है कि कुछ नया प्रावधान होने चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए ताकि इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सके, पुरुषों को तमाम चीज़ों से जो दो चार होना पड़ता है उससे वो बच पाएं। इस प्रकार की चीज़ें भी होनी चाहिए हमारे जो कानून व्यवस्था है उसमें, इसकी भी सब मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ पूनम जी भी लगातार दिखाई दे रही। पूनम जी से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पूनम जी, मैं आ रहा हूँ, बरखा जी मैं आ रहा हूँ। पूनम जी, ये आजकल ना ये लव मैरिज, अरेंज मैरिज, इसको लेकर बहुत सारी बातें होती है। कोई कहता है कि अरेंज मैरिज इज गुड, कोई कहता है लव मैरिज इज गुड। मैं आ रहा हूँ बरखा जी, मैं एक सेकंड में मैं आ रहा हूँ। पूनम जी से मैं समझना चाह रहा हूँ। पूनम जी, ये दो बातें बहुत चर्चा में रहती हैं। कोई अगर लड़का शादी करने जा रहा है उसको 20 लोग ज्ञान देने आते हैं कि लव मैरिज सही है, अरेंज मैरिज सही है। इन सब चीज़ों में से सबसे जो प्राथमिकता की चीज़ है वो क्या होनी चाहिए किसी एक व्यक्ति के लिए कि वो सही सिलेक्शन करे और सही तरीके से जो है वो अपना जीवन यापन कर पाए, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें वो दिखाती हैं कि वैवाहिक संबंधों में कटुता बढ़ती जा रही है और अविश्वास बढ़ता जा रहा है। पूनम जी। इसके विषय में ना हम लोग विशेष उसको बोल नहीं सकते कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती या फिर अरेंज मैरिज सक्सेस नहीं होती, क्योंकि इस तरह की घटनाओं का अरेंज और लव मैरिज से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी मानसिकता अलग ही होती है। पता नहीं किस मानसिकता के होते हैं ये लोग जो इस तरह की क्रूरता को अंजाम देते हैं। ठीक। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, जो स्त्री और पुरुष को अलग अलग मतलब बांटते हैं दो, उसमें मैं एक बात जानना चाहूंगी, क्या हम लोग पुरुषों से कहीं किसी रूप में जुड़े हुए नहीं है? क्या पुरुष इस देश का, इस परिवार का, हमारे परिवार का हिस्सा नहीं होते क्या? चाहे वो छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का मामला आप ले सकते हो। तो यदि लड़की कोई गलत कदम उठाती है, मेरा फोन, सॉरी क्षमा चाहूंगी, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। यदि लड़की कोई गलत कदम उठाती है, किसी भी प्रकार की किसी भी घटना को अंजाम देती है, तो जिस तरह से उसका परिवार प्रभावित होता है, उसी प्रकार से लड़का किसी घटना को अंजाम देता है, चाहे वो एसिड अटैक हो, कोई हत्या हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का मैटर हो, उससे उसका भी, लड़के का भी परिवार उतना ही प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है। जागरूकता की तरफ ध्यान देना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई पुरुष स्त्रियों हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, वो परिवार का हिस्सा है। ठीक है, मतलब और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक बाप, भाई, पति, बेटे के रूप में हम पुरुषों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समाज के सभी हिस्सा हैं। और ये जो है जो आपने अवेयरनेस की बात की वो बेहद महत्वपूर्ण है। जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को। बरखा जी, यू वांट टू से समथिंग? यस, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जो हम बातें इतनी कर रहे हैं, अगर हम पर्टिकुलर केस की बात करें तो भी बहुत मुश्किल है पुरुष के लिए डाइवोर्स लेना। ये सारा प्रकरण हुआ, ये आज हत्या होती ना, सौरभ हमारे बीच में होता, उसने डाइवोर्स जब फाइल किया था तो लड़की ने कहा था मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी। उसने कहा कि तुमको जिसके साथ जाना है जाओ, मुझे मेरी बेटी दे दो। तो उसने उस दिन से ये ठान लिया था कि इसको रास्ते से साफ करना है। ये डाइवोर्स इतनी बड़ी एलिमनी मांगते हैं, 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़। आखिर मिडिल क्लास बेटी को जो बना रखा था कहां से लेके आएंगे? किसी पेड़ पे उगते हैं इतने पैसे? और आखिर पुरुष का क्या दोष है? अगर एक विवाह की संस्था नहीं चल रही और अगर हमारे कोर्ट ने ही एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया कि मतलब एक्स्ट्रा मैरिज आप जिसके साथ मर्जी जाए, तो ये कोर्ट को सोचना था ना डीक्रिमिनलाइज करते वक्त। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत बायसनेस है पुरुषों की। अगर आप देखें तो पुलिस में भी बायसनेस है, वहां पे भी पुरुष की फैमिली को हैरेस किया जाता है, थ्रेटन किया जाता है। कोर्ट में भी वही बायसनेस है।
हर जगह वो बायसनेस ठीक है, हमने उम्मीद यही करेंगे इस प्रकार की बायसनेस जो है वो ना दिखाई दे। लेकिन एक फाइनल और छोटा सा रिएक्शन में साक्षी जी का लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा क्योंकि साक्षी जी मनोवैज्ञानिक हैं। साक्षी जी, कोई मैसेज आप देना चाहें या कुछ आप बताना चाहें तब इस पूरे समाज को इस मंच के माध्यम से, तो प्लीज बताइए कि ताकि इस प्रकार की घटनाएं रुक पाए। देखिए, मैं सारी चीजें सुन रही हूँ और अग्री भी करती हूँ, लेकिन यहाँ पे वही एक निष्कर्ष के तौर पे यही कहूंगी कि ये केस खाली एक अवैध संबंध या क्राइम नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। अगर उन पॉइंट्स को हम नोटिस करते और कहीं ना कहीं बरखा जी ने भी जो कहा कि डिवोर्स मिल जाता तो सही रहे। इसके पीछे खाली हम एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नशे की आदत या मानसिक भ्रम नहीं कह सकते। इन सब चीजों के चलते चलते ये सब इश्यूज हुए हैं। जब उसने डिवोर्स के लिए बोला था तो डेफिनेटली पेरेंट को सुनना चाहिए क्या इशू है। मतलब वो कहते हैं ना, वो अलार्मिंग सिचुएशन थी कि वहां पर फैमिलीज इन्वॉल्व हों, समझे चीजों को, और उसी वक्त अगर ये चीजें खत्म हो जाती लोगों के मिलने से, तो मुझे लगता है कि आज शायद सौरभ हमारे बीच में जिंदा होता, जैसा कि अभी बरखा जी ने कहा। लेकिन आप लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पूनम जी बहुत शुक्रिया, अरविंद सर आपने समय दिया, आपका बहुत आभार। बरखा जी आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साक्षी गुप्ता जी, आपने भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि आखिर किस मनोदशा में ये लोग जीते हैं, आखिर इस लेवल पर कैसे पहुंच जाते हैं जिससे क्रूरता की सारी हदें पार हो जाए। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए।